So hello everyone, my name is Ashfaq and you are watching Questing Physics. So guys, this is our third lecture on vectors where we are going to study about another law of vector addition, that is our triangle law. And in our previous lectures we have studied about the basics of vectors and the first law of vector addition, that was our पैरेललोग्राम ला. तो फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पहले के टॉपिक्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू दिस न्यू टॉपिक, दैट इज आवर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इन आवर फर्स्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द बेसिक्स ऑफ वेक्टर. अब वेक्टर्स क्या होते थे? A vector was a quantity which has both the direction and the magnitude and which can be added using the vector addition law. Those quantities were called as vectors. ऐसा हमने पढ़ा था. And then there came a special quantity which was our current. The current has both the direction and the magnitude. Still it was classified as a scalar quantity. अब ऐसा क्यों होता था? सिंपल सी चीज़ है यार, मैंने अभी बताया आपको डेफिनेशन में, those quantities which can be added using the vector addition law, यानी कि जिन्हें हम वेक्टर एडिशन लॉ का यूज़ करके ऐड कर सकें उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स कहेंगे. एंड फॉर एडिंग करेंट we don't need any vector addition law. ठीक है, so that's why it was a scalar quantity. However ये जो टॉपिक है करंट, इस पे I googled about it and I found out that there is a big conflict about it because कुछ लोग कह रहे हैं इसे कि करंट जो है वो ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है, इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी. इनफैक्ट जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन लोगों ने भी साफ ऐसे ही बोल रखा है कि करंट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज वो टेंसर क्वांटिटी है. माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है. करंट वाज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी. और वो ऐसा क्यों है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि जल्दी आएगा, जिसमें आई एम गोइंग टू प्रूव दैट हाउ करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड नॉट अ टेंसर. ओके, सो ये था हमारा बेसिक्स वेक्टर का. इसके बाद हमने पढ़ा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. रिप्रेजेंटेशन हम वेक्टर कैसे करते थे? एक एरो के थ्रू. द मोर द लेंथ ऑफ एरो द मोर वाज इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि जितना ज़्यादा उसका एरो की लेंथ होती थी उतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होता था. एरो की लेंथ हमारी डिनोट करती थी कि उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है एंड उसका जो टिप होता था, द टिप, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता था, दैट वाज इट्स डायरेक्शन. ओके, मैथमेटिकली हम कैसे लिखते थे वेक्टर्स को? कोई भी एक क्वांटिटी लेट्स से p, इसको इफ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी तो हम इसके ऊपर एक एरो लगा देते थे. सो दिस वाज आवर अ वेक्टर क्वांटिटी. इसके बाद हमने पढ़ा द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. अब इसमें क्या होता था, वेक्टर्स को हम बिना उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज किए हुए हम उसे पैरेलल शिफ्ट कर देते थे. सपोज यहाँ पे कोई वेक्टर ऐसे था, इसका मैग्नीट्यूड ये था एंड इसकी डायरेक्शन ये थी लेट्स से. सो वी कैन ऑलवेज पैरेलल शिफ्ट इट इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन. एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में हम उसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते थे बिना उसकी डायरेक्शन को चेंज किए हुए और उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए. ठीक है, सो दिस वॉज आवर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. और ये किस पे अप्लाई होता था? ये लोकलाइज्ड वेक्टर्स पे अप्लाई नहीं होता था बिकॉज लोकलाइज्ड वेक्टर्स लाइक फोर्स हो गया. ठीक है, फोर्स पे फिर फोर्स को आप पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से देयर इज अ ब्लॉक, ओके, एम आई विजिबल? ओके, सो देयर इज अ ब्लॉक, इसके सेंटर ऑफ मास पे हमने एक फोर्स लगाया F. ठीक है, अब फोर्स का तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड एंड दिस इज आवर डायरेक्शन. अगर हम इस पे पैरेलल शिफ्टिंग वाला रूल अप्लाई करें और इसे शिफ्ट कर दे इस डायरेक्शन इधर, ठीक है, हमने क्या किया, हमने पैरेलल इसे शिफ्ट कर दिया ऊपर. नाउ सिस्टम ऐसा नहीं रहेगा. जब यहाँ पे था फोर्स तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा सेंटर ऑफ मास, जिसे हम आगे पढ़ेंगे आगे रोटेशन के चैप्टर से पहले. ठीक है, सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास पे जब हम फोर्स लगाते थे तो ये ब्लॉक जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन करता था, ऐसे एकदम सीधे जाता था. ठीक है, बट अगर हमने यहाँ पे लगा दिया, इसके अप साइड में गए, सेंटर ऑफ मास से हट के, देन बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ टॉर्क वर्किंग ऑन इट. ठीक है, ये टॉर्क बन जाएगा, यही फोर्स F इंटू आर, और इस टॉर्क की वजह से ये ब्लॉक जो है ये टॉपल कर जाएगा कुछ ऐसे अपनी
इसी पॉइंट के अराउंड ये ऐसे टॉपल कर जाएगा और ऐसे गिर भी सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन, जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, तब तो ये टॉपल नहीं करेंगे, तब तो ये सीधा चला जाएगा, बट फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ से फ्रिक्शन रोकेगा इसे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस ब्लॉक में टॉपल, ठीक है, डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स अप्लीकेबल थी हर जगह पे सिवाय लोकलाइज्ड वेक्टर्स है। लोकलाइज्ड वेक्टर्स वही होते थे जिनको पैरेलल शिफ्ट करने से सिस्टम की जो है प्रॉपर्टी हमारी चेंज हो जाती थी, ठीक है, ओके। एंड देन इसके बाद हमने पढ़ा द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स को हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करते थे, एक्स एंड वाई कंपोनेंट, उसका हम फाइंड आउट करते थे, एक्स एंड वाई कह लो या फिर कुछ भी कह लो, बट दोज बोथ जिन भी दो डायरेक्शन में हम उसे रिजॉल्व करते थे, दोज वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सिंपल सी बात है यार, अगर कोई एक ब्लॉक है, लेट्स से यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पर अगर मैं इधर फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो क्या लगता है क्या होगा, इस पर मैंने फोर्स लगाया है, ये क्या होगा, ये ब्लॉक कुछ एक तो फोर्स की वजह से इधर जाएगा, ठीक है, बट हम ऊपर की ओर भी तो खींच रहे हैं, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा ऊपर की ओर भी जाएगा, ठीक है। यानी कि इस सिस्टम पे हमारे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं बेसिकली। ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये एंड ये, ठीक है, इसे हम दो कंपोनेंट में से डिवाइड कर सकते थे। एंड अगर ये एंगल हमारा थीटा था, देन दिस वाज आवर एफ कॉस थीटा एंड दिस वाज आवर एफ साइन थीटा। अब ये एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा कैसे है मैं बता चुका हूँ आपको, फिर से एक बार आप चाहो तो देख लो। इसे हमने थीटा मान लिया, ठीक है, और मान लेते हैं इसे मान लेते हैं ये एफ डैश है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि ये एफ कॉस थीटा, मान लेते हैं इसे एफ डैश है, ये लेंथ होगी एफ डैश, ये लेंथ होगी एफ, है ना। अब हम यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा फाइंड करें, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एफ डैश अपॉन में एफ, राइट, एफ डैश अपॉन में एफ। यहाँ से हमारी एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारी एफ कॉस थीटा एंड दैट इज आवर एफ कॉस थीटा एफ डैश, ठीक है। एंड सिमिलरली इसे भी हम फाइंड कर लेते थे, इसे एफ डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है, तो फिर ये एक ट्रायंगल बन जाएगा और इस ट्रायंगल में हम इसका साइन थीटा निकाल लेते थे, जहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती थी एफ डबल डैश की एफ साइन थीटा। तो सो दिस वाज आवर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर्स को हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते थे, जिस साइड हमारा थीटा होता था उस साइड हमारा कॉस थीटा होता था, एंड जिस साइड थीटा नहीं था, थीटा नहीं मानते थे हम, उधर साइन थीटा हो जाता था। ये एज अ ट्रिक आप याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बार बार आप ऐसे सॉल्व तो करोगे नहीं। सो जस्ट रिमेंबर इट, आपने जिस साइड थीटा माना उधर कॉस थीटा होगा, एंड जिस साइड थीटा नहीं माना उस साइड साइन थीटा होगा। तो ये था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या था, उसमें कुछ नाम से ही पता चल रहा है, एक पैरेललोग्राम बनता था, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम अप्लाई था हमारा कोइनिशियल वेक्टर्स पे, यानी कि जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट जो सेम होता था उन वेक्टर्स पे हम अप्लाई करते थे हमारा पैरेललोग्राम लॉ। और वो क्या कहता था, स्टेटमेंट आपको याद ही होगा, इफ द टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर विल बी द डायगोनल पासिंग फ्रॉम द सेम कोइनिशियल पॉइंट। यानी कि अगर कोई दो वेक्टर्स होते थे किसी एंगल पे, लेट से ऐसे, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इसी पॉइंट से पास होता था एक पैरेललोग्राम के थ्रू, ठीक है। यही था हमारा पैरेललोग्राम लॉ। ये था हमारा दो वेक्टर्स, लेट से पी एंड क्यू, ये था हमारा पी, ये था हमारा क्यू ना। तो पैरेललोग्राम हमारा कुछ ये था कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये होगा, ठीक है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो। एंड लेट से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लेते रिजल्टेंट वेक्टर अगर अल्फा एंगल बना रहा है पी के साथ में, तो यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू भी निकाली थी। कैसे क्या निकाली थी हमने, tan अल्फा इज इक्वल टू था हमारा क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस थीटा, यही था। दिस वाज आवर द वैल्यू ऑफ tan थीटा, यानी वैल्यू tan अल्फा दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल किसके साथ में, पी के साथ में, ठीक है, जो बेस ये वाली, ठीक है। आप ये वाला निकालना हो तो वैसे वहाँ से वो निकाल सकते हो, ठीक है, चेंज हो जाएगा बस पी एंड क्यू आपस में, ठीक है। सो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ। इसमें एक और चीज़ मैंने बताई थी थोड़ी इंपॉर्टेंट सी, जिसमें मैंने कहा था कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसका ये
ये वाली लेंथ हमारी क्या होती थी, ये होती थी हमारी p प्लस क्यू, यही तो होती थी, ये होता था p, ये होता था q, p प्लस क्यू इसका मैग्नीट्यूड होता था, और वो क्या होता था p प्लस क्यू, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था हमारा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, राइट, याद ही होगा आपको, ये हमारा मैग्नीट्यूड आता था। कैसे निकाला था वो आप पहले के लेक्चर्स में आप देख सकते हो, सिंपल सा तरीका था निकालने का, ठीक है। टेन थीटा हम निकाल के कर लेते थे इसका, ठीक है। आप देखना पहले के लेक्चर्स, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो लॉन्गर डायगोनल था दैट वाज आवर p प्लस क्यू, एंड ये वाला जो डायगोनल था इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता था, इसका मैग्नीट्यूड होता था हमारा p माइनस क्यू, ठीक है। यही होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2pq cos थीटा। सो दिस वाज आवर p माइनस क्यू एंड दिस इज आवर p प्लस क्यू। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस कॉन्सेप्ट पे एक नहीं ऑलमोस्ट 10 टाइम्स IIT JEE में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब सोच रहे होगा आपको कि कैसे पूछ ले रहा है, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, जब आपको वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। दैट इज और मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट वाले केस में इस कॉन्सेप्ट पे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स IIT JEE में क्वेश्चन पूछ रखा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसी कॉन्सेप्ट पे अगले साल नीट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है। सो वहाँ पे इसे और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। सो ये था हमारा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखते हैं क्या होता है ये। सो जो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है अबाउट ट्रायंगल, ये उन वेक्टर्स के लिए अप्लाई होता है जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। दिस लॉ इज अप्लाइड फॉर कॉन्टिन्यूअस वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ किसके लिए था, फॉर को इनिशियल वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है सेम होता था, जो एक ही पॉइंट से इमर्ज करते थे। बट दिस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस वेक्टर्स, यानी कि अगर कोई वेक्टर ऐसे गया और उसे कंटिन्यू करता हुआ दूसरा वेक्टर चला गया, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। इसका स्टेटमेंट आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इफ टू वेक्टर्स p एंड q आर इन सच ए वे दैट द टेल ऑफ q coincides with the head of p, then the resultant vector is given by the vector drawn from the tail of p to the head of q, ठीक है। यही है हमारा ट्रायंगल। इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला यूज होगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। अभी देखो, अब एक तरीके से अगर हम इसे थोड़ा और ध्यान से देखें, सो वी विल फाइंड आउट दैट ये ट्रायंगल लॉ ये बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ही है एक तरीके से। अब वो कैसे हो रहा है देख सकते हैं एक बार। पैरेललोग्राम लॉ हमारा क्या था, कुछ ऐसे था, ये था हमारा p, ये था हमारा q, है ना, एंड यहाँ पे एक हमारा पैरेललोग्राम बनता था, एंड ये डायगोनल हमारा होता था p प्लस q, एंड दिस वाज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। याद है, अब भी बताया, और ये जो एंगल होता था हमारा, ये पूरा एंगल, दैट एंगल वाज आवर थीटा, ठीक है। सो दिस वाज आवर पैरेललोग्राम लॉ। अभी एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि हम वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रखते हुए उसे पैरेलल किसी भी डायरेक्शन में हम किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोकलाइज्ड वेक्टर को शिफ्ट नहीं कर सकते, बाकी किसी भी वेक्टर्स को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वेक्टर यानी कि q को अगर हम पैरेलल शिफ्ट करें इस डायरेक्शन में, पैरेलल शिफ्ट करें इस डायरेक्शन में, तो देखो क्या होगा। हमने यहाँ से उठाया, ठीक है, उठा के इसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो अब इसे मिटा दूँ, है ना, इसे मिटा देता हूँ, एंड हमने यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दिया q को, ये था हमारा q, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। सो बेसिकली दोनों सेम है। अगर हम एक को पैरेलल शिफ्ट कर दें पैरेललोग्राम लॉ में, तो वो हमारा बन जाता है ट्रायंगल लॉ।
अब इसमें एक कंफ्यूजन है, पैरेललोग्राम लॉ में तो हमारा सिंपल दिख जाता था कि ये दो वेक्टर्स जा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा हो गया। बट ट्रायंगल लॉ में मेरे दोस्त ये एंगल थीटा नहीं होता, ये एंगल तो हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल किसके साथ, पी के साथ, जो वहाँ पे हम फाइंड किए थे, क्या था हमारा क्यू साइन थीटा अपन में पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि पी एंड क्यू के बीच का एंगल क्या है, तो वो एंगल जो है हमारे ये नहीं होगा, ठीक है, और ना ही ये होगा, वो एंगल होगा हमारा ये, दिस विल बी आवर थीटा, दिस विल बी आवर थीटा, ये एंगल होगा। सिंपल सी बात है यार, ऐसे भी समझ सकते हो आप। अगर मुझसे कोई कहे कि मैं सामने जाऊँ, सीधे जाऊँ, ठीक है, और वहाँ से मुझे कहे कोई 30 डिग्री राइट घूमने को, 30 डिग्री राइट घूमने को, तो क्या मैं 30 डिग्री ऐसे थोड़े ना घूम जाऊँगा पीछे की ओर, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको मान ले तो, ठीक है, पीछे की ओर तो नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, मेरी डायरेक्शन ये थी, मैं 30 डिग्री थोड़ा इधर घूम जाऊँगा, वही ऐसे ये ऐसा क्या एंड 30 डिग्री ये इधर घूम गया, बेसिकली फिर इसकी डायरेक्शन में चेंज कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, एंड सो दिस विल बी आवर एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, ठीक है। इसे आप हल्के में मत लेना, ये गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं अच्छे लोगों से, ठीक है। सो दिस विल बी आवर थीटा फॉर ट्रायंगल लॉ, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही होगा दोस्त जो उसमें था, पी प्लस क्यू, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट वही सेम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, राइट। और ये वहाँ पे हमारा क्या था, अल्फ़ा था, यहाँ पे अल्फ़ा क्या था, यहाँ पे अल्फ़ा ये था, और यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा, ये होगा, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, वही होगा, सेम होगा हमारा, क्या होगा, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा अपन में पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब ये कैसे आया, ये भी मैं आपको पहले के लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। सो दिस वाज आवर होल ट्रायंगल लॉ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।